हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान सरोवर। आज हम लोग एपोप्टोसिस के सेकंड वीडियोस पे डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि एपोप्टोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस एपोप्टोसिस में डिफरेंस क्या है, कैस्पेजेस क्या होते हैं और क्यों एपोप्टोसिस की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे कुछ चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग एपोप्टोसिस के टाइप में फर्स्ट इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने एपोप्टोसिस आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, बट यहाँ पे बहुत शॉर्ट में कि इट इज़ अ एनर्जी डिपेंडेंट बायोकेमिकल पाथवे दैट इज़ अ प्रोग्राम सेल डेथ। तो इसके बारे में डिटेल में हमने बताया कि एपोप्टोसिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस टाइप का एपोप्टोटिक बॉडी किस तरीके से फॉर्म होते हैं, क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस सेल में होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइप ऑफ एपोप्टोसिस। दो तरह के एपोप्टोसिस होते हैं, जैसे कि एक कैस्पेज डिपेंडेंट एपोप्टोसिस होते हैं। तो कैस्पेज डिपेंडेंट एपोप्टोसिस जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि वहाँ पे कैस्पेजेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। कैस्पेजेस होते क्या है, कैस्पेजेस एक के पास प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी होती है, एक टाइप के प्रोटीएजेस होते हैं, और दूसरे टाइप के कैस्पेजेस इंडिपेंडेंट होते हैं। तो बेसिकली हम लोग कैस्पेजेस डिपेंडेंट पाथवे के बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसमें दो पाथवे होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक इंट्रिंसिक पाथवे। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक पाथवे को हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोलते हैं, और उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बहुत शॉर्ट में हम आपको, क्योंकि आगे कैस्पेज आने वाला है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैस्पेजेस का फंक्शन क्या है। कैस्पेजेस आर अ प्रोटीएजेस, दे आर सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज, और इट हैज द प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी। इनके पास प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी होती है। दे आर सिंथेसाइज इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव प्रोकैस्पेजेस। इनएक्टिव प्रोकैस्पेजेस के फॉर्म में सिंथेसाइज होते हैं। दे हैविंग टू यूनिट्स, वन स्मॉल एंड वन लार्ज सब यूनिट, और ये जब एक्टिव फॉर्म में आते हैं तो दो प्रोकैस्पेजेस मिलके अपने दोनों सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट को मिला के एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, कन्फर्मेशन चेंज करते हैं, और उस तरीके से वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। तो जो प्रोकैस्पेजेस होते हैं या कैस्पेजेस की अगर हम लोग बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। एक इनिशिएटर कैस्पेजेस होते हैं और दूसरे एग्जीक्यूटर कैस्पेजेस होते हैं। जब एपोप्टोसिस मींस सेल को जब सिग्नल मिलता है कि एपोप्टोसिस करना है, तो उसी समय सबसे पहले क्या होता है, इनिशिएटर कैस्पेजेस एक्टिव होते हैं, और बाद में फिर एग्जीक्यूट जो करते हैं एपोप्टोसिस को, वो कैस्पेजेस एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोज कि ये कैस्पेज है, और यहाँ पे ये दो स्मॉल सब यूनिट इस तरीके से लार्ज सब यूनिट जुड़ के ये एक्टिव फॉर्म में चेंज हो गया है। इसके बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया है, बट यहाँ पे हम लोग बहुत शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रोटीन जो इन्वॉल्व है, यहाँ पे दो तरह के प्रोटीन इन्वॉल्व है। BCL2 फैमिली प्रोटीन इसको कहते हैं। जो प्रोटीन एपोप्टोसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग BCL2 फैमिली प्रोटीन कहते हैं, जिसका नाम या इसका नाम रखा गया लिम्फोमा 2 से या ल्यूकीमिया 2 के नाम पे इनको BCL2 फैमिली प्रोटीन कहा गया है। अब इनका तो इसमें कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जो कि एपोप्टोसिस को इनहिबिट करती है, और कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि एपोप्टोसिस को प्रमोट करती हैं। लेकिन दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन सेम फैमिली को बिलोंग करती हैं, जो कि BCL2 फैमिली की प्रोटीन होती हैं। अगर हम लोग एंटी एपोप्टोटिक की बात करें तो जिसमें एक प्रोटीन का इटसेल्फ BCL2 नाम होता है और दूसरे का नाम होता है BCLXL। और प्रो एपोप्टोटिक की बात करें तो बैड, वैक्स, बिग, नॉक्सा, प्यूमा, ये सब क्या है, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है जो कि एपोप्टोसिस को प्रमोट करती हैं। तो अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में आते हैं। तो इंट्रिंसिक पाथवे को बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। इस पाथवे में माइटोकॉन्ड्रिया में जो साइटोक्रोम C होता है उसको रिलीज कराया जाता है साइटोसोल में। मींस कि अगर ये सेल है, सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसमें जो ये साइटोक्रोम C यहाँ पाया जाता है उसको रिलीज करा दिया जाता है साइटोसोल में, और इस तरीके से जब ये साइटोक्रोम C रिलीज होता है तो ये प्रोकैस्पेजेस को एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देता है। तो इस मींस किस प्रोसेस के थ्रू करता है वो हम अभी आगे बताएंगे। तो चेंज करता है और इस तरह से एपोप्टोसिस इनिशिएट हो जाती है। क्योंकि इनिशिएट करने वाला कौन है, माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम C, इसलिए इस पाथवे को माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहा जाता है, इंट्रिंसिक पाथवे को। अब
देखिए यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पाथवे, क्योंकि साइटोक्रोम सी को बाहर आना है और साइटोक्रोम सी बाहर कब आ पाएगा, जब माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होगी तभी साइटोक्रोम सी बाहर आ सकता है। तो जब वो बाहर आएगा तभी वो आगे के प्रोसेस कैस्पेजेस को एक्टिव कर पाएगा। तो अभी यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, बट आई थिंक इतना आपको सीक्वेंस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी जब हम आगे आपको बता देंगे तो ये सीक्वेंस आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फिर भी आप यहाँ पे समझिए कि सबसे पहले क्या होता है कि साइटोक्रोम सी बाहर निकलता है, जैसे ही एपोप्टोसिस का सिग्नल मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया से एपोप्टोसिस बाहर निकलता है और किससे इंटरेक्ट करता है, एक प्रोटीन होती है FF1 फैक्टर होता है, उस फैक्टर से ये इंटरेक्ट करता है और ATP की हाइड्रोलिसिस करवाता है। क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, एनर्जी डिपेंडेंट पाथवे होता है एपोप्टोसिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि ATP की हाइड्रोलिसिस होती है और फिर क्या होता है, FF का कन्फर्मेशन चेंज होता है और जब वो कन्फर्मेशन चेंज होता है तो वो प्रो कैस्पेज 9 को कैस्पेज 9 में चेंज कर देता है। अब मतलब फिर से एक बार हम बता रहे हैं कि जैसे ही एपोप्टोसिस का होना होता है, सेल को सिग्नल मिलता है तो साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद वो साइटोप्लाज्म में आता है बाहर, वहां पे FF एक फैक्टर होता है जिससे इंटरेक्ट करता है। FF के पास जैसे ही ये साइटोक्रोम सी FF से इंटरेक्ट करता है, FF ATP की हाइड्रोलिसिस कर देता है। ATP की हाइड्रोलिसिस होती है जिसकी वजह से FF का कन्फर्मेशन चेंज होता है और जब FF का कन्फर्मेशन चेंज होता है तो प्रो कैस्पेज जो 9 होता है वो उससे क्या होता है, मीन्स कि उससे एफिशिएंसी शो करता है। अभी हम आगे बताएंगे वो किस तरीके से क्या शो करता है। और इसके बाद वो प्रो कैस्पेज जो कि एक इनएक्टिव है, मीन्स कि ये प्रो कैस्पेज कैसे इनएक्टिव है और इसको एक एक्टिव फॉर्म कैस्पेज के फॉर्म में चेंज कर देता है। और क्योंकि ये कैस्पेज 9 कैसा होता है, ये एक इनिशिएटर कैस्पेज है, तो अब इनिशिएटर के बाद एग्जीक्यूटर कैस्पेजेस की जरूरत है, तो कैस्पेज 3 प्रो कैस्पेज 3 को कैस्पेज 3 में चेंज कर दिया जाता है। ये इनएक्टिव होता है और ये एक्टिव होता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। अब और अगर एपोप्टोसिस नहीं करना होता है तो उसके लिए कुछ ऐसे इनिबिटर्स होते हैं, IAPs जिसको बोलते हैं। ये जो इनिबिटर्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं, एक्टिव कैस्पेजेस को डिग्रेड कर सकते हैं। मीन्स कि अगर एपोप्टोसिस नहीं करनी है तो इंट्रिंसिक पाथवे को इनहिबिट करने के लिए कुछ इनिबिटर्स होते हैं जिनका नाम IAPs होता है। ये क्या करते हैं, ये एक्टिव कैस्पेजेस को डिग्रेड करा देते हैं और एपोप्टोसिस होना बंद हो जाती है। तो ये अभी एक बहुत ही हमने क्रूड फॉर्म में आपको प्रोसेस बताया। अब हम लोग इस प्रोसेस में जो हमने ये आपको सारी चीजें बताई हैं इसके बारे में बताते हैं कि किस तरीके से FF क्या करता है, किस तरह से सारा प्रोसेस होता है। तो अब हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बना है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये आपको रेड दिख रहा है ये क्या है, ये साइटोक्रोम सी है। ठीक है, ये साइटोक्रोम सी है और यहाँ पे आपको एक प्रोटीन दिख रही है, एक है बैक और दूसरा है बैक्स। तो अभी फिलहाल बैक और बैक्स है। ये जो दो प्रोटीन होती हैं ये क्या करती हैं, ये चैनल का फॉर्मेशन यहाँ पे करती हैं। जब ये चैनल का फॉर्मेशन करती हैं तो तभी ये यहाँ पे साइटोक्रोम सी रिलीज हो पाता है और बाहर आता है। अब जब ये बाहर आएगा साइटोक्रोम सी, तो अभी तक हमने जो यहाँ पे आपको ये बात बताई कि साइटोक्रोम सी रिलीज, तो साइटोक्रोम सी रिलीज होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में एक चैनल का फॉर्मेशन होना चाहिए। वो चैनल कौन बना रहा है, बैक और बैक्स। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। अब हम लोग पहले तो यहाँ पे एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होने वाले प्रोटीन के बारे में थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं कि किस तरीके से BCL2 फैमिली की प्रोटीन काम करती हैं। BCL2 फैमिली की प्रोटीन के बारे में अभी हमने आपको जस्ट बताया कि BCL2 फैमिली की दो तरह की प्रोटीन होती हैं, एक प्रो एपोप्टोटिक और दूसरी एंटी एपोप्टोटिक। तो जो प्रो एपोप्टोटिक होती है उनकी दो सब फैमिली होती है, मीन्स की BCL2 एक मेन फैमिली है जिसमें प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक दोनों ही प्रोटीन होती हैं। BCL2 फैमिली में प्रो एपोप्टोटिक की फर्दर दो कैटेगरी है, दो सब फैमिलीज हैं। एक होती है BH123 और दूसरा होता है BH3 ओनली। BH3 ओनली
डोमेन पाया जाता है। मीन्स कि ये नाम क्या है, नाम ये डोनेट कर रहा है कि जो ये डोमेन पाया जा रहा है, तो यहाँ पे BH1, BH2, BH3 डोमेन है और यहाँ पे इस वाली प्रोटीन में BH3 डोमेन ओनली पाया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं बैक और बैक्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। BCL2 फैमिली में प्रो एपोप्टोटिक की दो सब फैमिली होती है। एक होती है प्रो एपोप्टोटिक BH123, मीन्स कि BH123, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये BCL2 फैमिली की प्रो एपोप्टोटिक की BH123 फैमिली की प्रोटीन है। यहाँ पे 3 डोमेन आपको दिख रहे हैं, BH1, BH2, BH3, तो ये इस फैमिली को बिलोंग करती है। और इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं बैक्स और बैक होता है। ये दोनों प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में चैनल मींस की आउटर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ाता है। कैसे? क्योंकि ये दोनों प्रोटीन साइटोप्लाज्म से इस माइटोकॉन्ड्रिया में जाके यहाँ पे चैनल का फॉर्मेशन करते हैं और इस तरीके से साइटोक्रोम रिलीज होता है। तो क्योंकि ये प्रो एपोप्टोटिक है, ये एपोप्टोसिस कराने वाली प्रोटीन है, तो एपोप्टोसिस कराने के लिए साइटोक्रोम C को रिलीज करना होगा माइटोकॉन्ड्रिया से। तो इसके लिए 2 प्रोटीन होती हैं, बैक्स और बैक। और ये दोनों बैक्स और बैक जो प्रोटीन होती हैं, ये क्या करती हैं कि ये साइटोक्रोम यहाँ पे चैनल का फॉर्मेशन करती है और साइटोक्रोम C रिलीज हो जाता है। तो ये आपको पहले तो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन में BH123 फैमिली के बारे में पता होना चाहिए। बैक्स और बैक चैनल का फॉर्मेशन ये करती हैं। इसके बाद इसी BCL2 फैमिली में प्रो एपोप्टोटिक में ही दूसरा एक और सब फैमिली है जिसको BH3 फैमिली बोला जाता है, सब फैमिली। तो BH3 में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ BH3 डोमेन होता है इसी प्रोटीन्स में। और इसमें इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे कि बैड, बिन, बिड, प्यूमा, नॉक्सा, इनबिट। ये क्या करते हैं, ये जो फैमिली के प्रोटीन है मींस की ये क्या करते हैं, ये BCL2 और BCL-XL को इनहिबिट करते हैं। मतलब कि BCL2 और BCL-XL एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन को इनहिबिट करेगा। भाई जब एपोप्टोसिस करना है तो जो एपोप्टोसिस करने नहीं दे रही है प्रोटीन, उन प्रोटीन को इनहिबिट करना होगा। तो उन प्रोटीन को इनहिबिट करने के लिए कुछ प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन ही उन प्रोटीन को इनहिबिट करती है। किस तरीके से? यहाँ पे ये जो बैड, बिन, बिट, प्यूमा, नॉक्सा है, ये सब प्रोटीन्स क्या करती है, BCL2 और BCL-XL को इनहिबिट कर देती हैं और ये एंटी एपोप्टोटिक है। तो अब ये मींस एपोप्टोसिस को रोक नहीं पाएंगे और एपोप्टोसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइटोक्रोम C है, यहाँ पे बैक्स और बैक ने तो अपना चैनल बना के रखा ही है। साथ में यहाँ पे ये देखिए बैड है, यहाँ पे ये जो बैड है, ये बैड ने क्या करके रखा है, बैड ने पकड़ के रखा है BCL-XL को और BCL2 को। और BCL-XL और BCL2 क्या है, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है। तो अब एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन को प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन ने इनहिबिट कर दिया। अब ये प्रोटीन इनहिबिट हो गई तो अब ये एपोप्टोसिस को रोक तो पाएंगे नहीं। और यहाँ पे बैक्स और बैक ऑलरेडी चैनल बना लिया, साइटोक्रोम C रिलीज हो चुका है, तो अब क्या है, एपोप्टोसिस होगी। तो प्रो एपोप्टोसिस इस तरह से काम करती है प्रोटीन। अब हम लोग एंटी एपोप्टोटिक की बात करें। जो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन होती है वहां पे 4 डोमेन होते हैं। होती BCL2 ही फैमिली है, लेकिन यहाँ पे 4 डोमेन होते हैं, BH1, BH2, BH3, BH4 डोमेन होता है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, BCL2 देखा गया है कि ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया गया है, या BCL-XL भी पाई जाती है प्रोटीन। और ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स प्रो एपोप्टोटिक BH123 फैमिली से बाइंड कर पाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि ये BH, जैसे कि ये बैक्स और बैक आप देख रहे हैं, तो क्या होता है कि एक टाइम ऐसा होता है कि बैक और बैक से ये प्रोटीन बाइंड कर लेते हैं। जो चैनल बनाने वाली प्रोटीन है, ये जो चैनल बनाने वाली प्रोटीन है, जब एपोप्टोसिस नहीं करना है तो उस समय ये बैक्स और बैक जो प्रोटीन है, ये जो चैनल बनाने वाली प्रोटीन है, इनको क्या करता है, इनको ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन इनहिबिट करके रखता है और चैनल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि BCL-XL है, आउटर मेम्ब्रेन में पाई जा रही है, और ये बैक्स है, तो बैक्स को इनहिबिट करके रखा है। तो अब चैनल ही नहीं बनेगा तो साइटोक्रोम C रिलीज नहीं होगा। जब एपोप्टोसिस नहीं होनी है तो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन BCL-XL और BCL2 क्या करेंगे, ये चैनल
चैनल बनाने वाले प्रोटीन बैक्स और बैक को इनहिबिट कर देंगे और चैनल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो साइटोक्रोम सी रिलीज नहीं होगा और एपोप्टोसिस इनिशिएट हो नहीं पाएगा। लेकिन जब एपोप्टोसिस होना होता है तो प्रो एपोप्टोटिक के BH3 फैमिली की प्रोटीन बैग इन दोनों प्रोटीन को इनहिबिट करती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे एंटी एपोप्टोटिक में आपको याद रखना है कि BCL2 और BCLXL क्या करते हैं, बैक्स और बैक चैनल फॉर्म करने वाले प्रोटीन को बाइंड कर लेते हैं और उनको इनहिबिट कर देते हैं। तो इस तरीके से अभी आपको क्लियर हो चुका होगा कि प्रो एपोप्टोटिक का क्या काम है, एंटी एपोप्टोटिक का काम क्या है और जब एपोप्टोसिस होती है तो इनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है। तो ये आपने रेगुलेशन देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बैग्स और बैग क्या है, ये प्रो एपोप्टोटिक है, किस फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, BH1, 2, 3 फैमिली को ये प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है, बिलोंग करते हैं। जब एपोप्टोसिस होना है तो ये प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स यहाँ पे चैनल का फॉर्मेशन करते हैं और साइटोक्रोम सी रिलीज हो जाता है। जब साइटोक्रोम सी रिलीज होता है तो ये क्या करता है कि मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एपएफ है, ये एपएफ इनहिबिटेड फॉर्म में है। एपएफ के पास एक डोमेन होता है जिसको बोला जाता है कार्ड डोमेन, कैस्पेज रिक्रूटमेंट डोमेन। कार्ड का मीनिंग क्या होता है, कैस्पेज रिक्रूटमेंट डोमेन। तो एक एपएफ है, एपएफ का फुल नाम मीन्स नेम क्या है, एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर। एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर मीन्स कि एपोप्टोसिस में जो प्रोटीजेज हैं उनको एक्टिवेट करने वाला एक फैक्टर है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक क्या है, एपएफ है। एपएफ में एक कार्ड है, कार्ड इनहिबिटेड, इस तरह का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेकिन जैसे ही साइटोक्रोम सी यहाँ पे बाइंड करता है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर ओपन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है। अब होता क्या है कि एक कार्ड को मीन्स एक एपएफ को एक्टिवेट होने के लिए एक एटीपी की जरूरत पड़ती है और इस तरीके से 7 एपएफ एक्टिव होते हैं। और 7 एपएफ एक्टिव होके, क्योंकि यहाँ पे सबके ऊपर क्या साइटोक्रोम सी यहाँ पे आ गया और ये एपएफ में जो कार्ड रीजन था वो फ्री हो गया, क्योंकि कार्ड रीजन अभी तक ऐसे फॉर्म में था, अभी ये किस फॉर्म में आ गया, फ्री फॉर्म में आ गया। ये एपएफ है पूरा ग्रीन और यहाँ पे कार्ड डोमेन है और इसके बाद यहाँ पे साइटोक्रोम सी ने बाइंड किया। तो क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही, क्योंकि कन्फर्मेशन चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे किसकी वजह से, यहाँ पे जैसे ही साइटोक्रोम सी बाइंड करता है एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है और एटीपी की हाइड्रोलिसिस होने की वजह से ये सारे इस फॉर्म में आ जाते हैं। फिर इसके बाद एक को एक्टिव करने के लिए एक एटीपी, 7 को एक्टिव करने के लिए 7 एटीपी की जरूरत पड़ेगी। 7 एटीपी हाइड्रोलाइज करके 7 एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे और बाद में ये क्या बनाते हैं, एक एपेप्टोसोम बनाते हैं जो कि हेप्टामेरिक कॉम्प्लेक्स होता है। हेप्टामेरिक कॉम्प्लेक्स मींस कि 7 एपएफ मॉलिक्यूल इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं और इनमें जो कार्ड रीजन होता है वो सेंट्रलाइज हो जाता है। यहाँ पे ये देखिए जो येलो येलो दिख रहा है, ये कार्ड रीजन, ये सेंट्रलाइज हो गया। ये एपएफ है हमारा, यहाँ पे ये साइटोक्रोम सी बाइंड किया हुआ है। अब क्या हो गया, अब हम लोगों ने कहाँ तक प्रोसेस देखा था, हमने देखा कि साइटोक्रोम सी रिलीज होता है, एपएफ एटीपी हाइड्रोलिसिस करता है और एपएफ का कन्फर्मेशन चेंज होता है और अब क्या होगा, प्रोकैस्पेज 9 किस तरीके से रिक्रूट होता है। अब यहाँ पे देखिए इतना काम हो गया, साइटोक्रोम सी रिलीज हो गया, जो एपएफ था वो क्या हो गया, वो उसने एटीपी, जैसे साइटोक्रोम सी ने बाइंड किया एटीपी हाइड्रोलिसिस हुई, कन्फर्मेशन चेंज हो गया एपएफ का और इस तरीके से हेप्टामेरिक फॉर्म में ये आ गए। 7 एपएफ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। कार्ड रीजन को, जो कि क्या है, कैस्पेज रिक्रूटमेंट डोमेन, इसको क्या बोलते हैं, कैस्पेज रिक्रूटमेंट डोमेन, इस तरीके से सेंट्रलाइज हो गया। अब ये क्या, क्योंकि डोमेन है क्या, कैस्पेज को रिक्रूट करने वाले डोमेन है, तो अब क्या होगा, कैस्पेज यहाँ पे रिक्रूट होना शुरू करेगा। लेकिन कैस्पेज किस फॉर्म में रहेगा, कैस्पेज रहेगा प्रोकैस्पेज के फॉर्म में। और जो कैस्पेज होता है, यहाँ पे आप कैस्पेज देख सकते हैं, कैस्पेज में एक स्मॉल सब यूनिट होती है, जैसा हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि यहाँ पे एक स्मॉल सब यूनिट है, एक लार्ज सब यूनिट होती है और कैस्पेज के पास भी एक कार्ड डोमेन होता है, मीन्स कि उसके पास एक प्रो डोमेन होता है, उसी में एक कार्ड डोमेन होता है। तो मीन्स एपएफ के पास भी एक कार्ड डोमेन है और प्रोकैस्पेज के पास भी कार्ड डोमेन
डोमेन है, लेकिन ये कार्डोमेन सिर्फ और सिर्फ हर कैस्पेज में नहीं पाया जाता है, ये कार्डोमेन इनिशिएटर कैस्पेजेस के पास पाया जाता है, क्योंकि सबसे पहले जिसको इनिशिएट करना है एपोप्टोसिस उसी को तो एपएफ के साथ रिक्रूटमेंट करना है, तो इसीलिए ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये जो प्रोकैस्पेज है यहाँ पे रिक्रूट हो गया, इसके पास भी क्या था, कार्डोमेन था, ऑलरेडी कार्डोमेन और इसके पास भी कार्डोमेन, इस तरह से यहाँ पे आके ये रिक्रूट हो गए और अल्टीमेटली ये एपोप्टोजोम में जब इनकॉर्पोरेशन हो जाता है ये प्रोकैस्पेजेस 9 का, तो ये कैस्पेजेस 9 में चेंज कर देते हैं। मींस प्रोकैस्पेजेस कैसे हैं, ये इनएक्टिव है, इस इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट करना पड़ता है। जब यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है तो एक्टिव कैस्पेजेस में चेंज हो जाता है, किस तरीके से कि 2 स्मॉल सब यूनिट और 2 लार्ज सब यूनिट मिलके इस तरह का एक एक्टिव कैस्पेजेस बना लेती हैं। तो इस तरीके से प्रोकैस्पेजेस 9 के 2 स्मॉल सब यूनिट और 2 लार्ज सब यूनिट मिलके एक एक्टिव कैस्पेज का फॉर्मेशन कर लेती हैं। अब ये तो है इनिशिएटर कैस्पेजेस, और इनिशिएटर कैस्पेज अब किस फॉर्म में आ गया, एक्टिव फॉर्म में आ चुका है। जब ये एक्टिव फॉर्म में आ चुका है तो अब ये क्या करवाएगा, आगे के डाउन स्ट्रीम कैस्पेजेस को एक्टिव कराएगा और इस तरीके से एपोप्टोसिस शुरू हो जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए अब हम लोग इसको इस तरीके से, आपको ये समझ में आ गया कि एपएफ का रिक्रूटमेंट कैसे होता है और कैसे कैस्पेज को एक्टिव कराया जाता है। अब जैसे प्रो कैस्पेज 9 एक्टिव हो गया, मींस कि एक्टिव कैस्पेजेस 9 में चेंज हो गया, तो अब अपने डाउनस्ट्रीम कैस्पेजेस को एक्टिव करेगा और एपोप्टोसिस हो जाएगा। तो ये इंट्रिंसिक पाथवे होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी रिलीज होता है, इसलिए इस पाथवे को इंट्रिंसिक पाथवे या माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे बोला जाता है। अब हम लोग एक क्रूड फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोज कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई डीएनए का डैमेज हुआ है, मतलब हम लोगों ने सेल साइकिल भी पढ़ा था, तो वहाँ में हम आपसे बार बार बोल रहे थे कि ये एटीएम एटीआर आपको एपोप्टोसिस में भी बताएंगे या फिर जब कैंसर बायोलॉजी होगी तो वहाँ भी बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ओवरऑल एक बात करते हैं कि सपोज कोई डीएनए डैमेज हुआ, जब ब्रेक होता है तो एक्सप्रेशन किसका होता है, एटीएम और एटीआर का। एटीएम और एटीआर क्या है, दे आर काइनेजेस, सीरीन थ्रियोनिन काइनेजेस होते हैं। ये डिटेक्ट करते हैं कि डीएनए डैमेज हुआ है, इसमें कुछ डैमेज प्रोटीन भी होते हैं इन्वॉल्व, जिनके थ्रू ये एटीएम और एटीआर ये डिटेक्ट करते हैं कि डीएनए डैमेज हुआ है। एटीएम डिटेक्ट करता है डबल स्ट्रैंडेड डैमेज को और एटीआर डिटेक्ट करता है सिंगल स्ट्रैंडेड डैमेज को। अब जब ये दोनों ही मतलब मॉलिक्यूल जैसा भी डैमेज हो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जब डिटेक्ट कर लिया तो ये कुछ चेक पॉइंट्स काइनेजेस को एक्टिवेट कर देते हैं। वो चेक पॉइंट काइनेजेस 1 और चेक पॉइंट काइनेजेस 2 होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज मतलब उनको एक्टिवेट करता है। मींस कि एटीएम एटीआर आर द काइनेजेस, दे आल्सो एक्टिवेट द अदर काइनेजेस। विच काइनेजेस, चेक पॉइंट काइनेजेस, चेक पॉइंट काइनेजेस को एक्टिवेट कर देगा। अब इसके बाद जब ये चेक पॉइंट्स काइनेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं तो अब एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है P53, जिसके बारे में हमने बताया था कि ये क्या होता है, गार्जियन ऑफ द जीनोम होता है। P53 मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है और ये हेल्प करता है कि ये सेल साइकिल के नेगेटिव रेगुलेटर का काम करता है। मींस कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस समय सेल साइकिल को हॉल्ट कर सकता है। तो P53 मतलब नॉर्मली तो P53 मॉलिक्यूल है बट वो काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उससे एक मॉलिक्यूल और है जिसका नाम है MDM2, उसने इससे बाइंड करके रखा था। यहाँ पे ये एक्चुअली ये ज्वाइंट होना चाहिए, इसने इसको इनिबिट करके रखा था। MDM2 ने P53 को इनिबिट करके रखा था कि P53 फ्री ना हो, क्योंकि अभी तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो अभी P53 मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो गार्जियन का काम जब प्रॉब्लम है तब होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अभी वो वैसे ही काम कर रहा है, मतलब अभी इनिबिटेड है, लेकिन जैसे ही डीएनए डैमेज हुआ, चेक पॉइंट्स काइनेजेस एक्टिव हुए, तो क्या हुआ कि ये जो काइनेजेस थे, जैसे ही काइनेजेस एक्टिव हुए, इसने P53
मॉलिक्यूल को फॉस्फोराइलेट कर दिया। जब p53 मॉलिक्यूल फॉस्फोराइलेट हो गया तो ऐसे केस में अब ये MDM2 इसको छोड़ देगा और p53 एक्टिव हो गया। अब p53 एक्टिव होके ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करता है अदर प्रोसेस के लिए। कौन से प्रोसेस? DNA रिपेयर करने में हेल्प कर सकता है। अगर डैमेज ज्यादा है तो सेल साइकिल को हॉल्ट करा सकता है, मीन्स की सिंथेसिस फेज में रेप्लिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा है या कोई भी फेज है सेल साइकिल का प्रोसेस अच्छे से नहीं चल रहा है या रेप्लिकेशन अच्छे से नहीं हुआ है, तो उस केस में ये क्या करेगा, p53 मॉलिक्यूल सेल साइकिल को हॉल्ट करा देगा। किसके थ्रू? ये जो p53 मॉलिक्यूल है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा। एक प्रोटीन होती है p21 और p21 नेगेटिव रेगुलेटर होता है सेल साइकिल के लिए, मीन्स कि ये सेल साइकिल के लिए इनिबिटर का काम करता है। CDKs इनिबिटर होते हैं ये p53। तो क्या होगा कि p53 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिव हुआ, उसने p21 को ट्रांसक्राइब कराया, p21 ने सेल साइकिल के CDKs को इनहिबिट कर दिया। अब आपको पता है कि CDKs अगर इनहिबिट हो गया तो सेल साइकिल तो रेगुलेट मींस प्रोग्रेशन में नहीं जाएगी। तो इस तरह से पहला प्रोसेस। तो जब डैमेज कम है तो उसको रिपेयर एज इट इज करा जा सकता है। उससे थोड़ा ज्यादा डैमेज है तो सेल साइकिल को हॉल्ट किया जा सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज है, सेल अब रिपेयर करने की कंडीशन में नहीं है, तो उस केस में p53 की मॉलिक्यूल की सिंथेसिस बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद वो क्या करता है कि ऐसी प्रोटीन्स को बनाने लगता है जिसका नाम है प्रो एपोप्टोटिक जीन का एक्टिवेशन कर देता है। जैसे कि जिसमें BH3 फैमिली की प्रोटीन होती है, नॉक्सा और प्यूमा। ये हमने आपको सेल साइकिल में भी बताया था। नॉक्सा और प्यूमा प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा, मींस उनकी सिंथेसिस करवाने लगेगा। और उनकी जब सिंथेसिस होने लगेगी तो क्या होगा, ये कैसी प्रोटीन है, ये है प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन। BH3 प्रोटीन को बिलोंग करती है, सब फैमिली को बिलोंग करती है, ये प्रो एपोप्टोटिक है। तो ये क्या करेंगी, ये एपोप्टोसिस करवाने लगेंगी। और ये क्या, ये सब प्रोटीन जैसे बैड, हमने आपको बताया बैड क्या करती है, बैड प्रोटीन ये भी क्या है, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन, ये BCL2 और BCL-XL प्रोटीन से बाइंड कर लेती है। ये इनहिबिटरी प्रोटीन है, मींस की एपोप्टोसिस को होने नहीं देती है। तो अभी तो एपोप्टोसिस करवाना है क्योंकि सेल बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, अभी उसमें रेप्लिकेशन या रिपेयर का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे केस में सेल को डेथ करना होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि p53 मॉलिक्यूल एंड प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहेंस करा देता है। और वो जब इनहेंस होता है तो ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन को इनहिबिट कर देता है। वो कौन सी एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन होती है, BCL2 और BCL-XL प्रोटीन। और इस तरीके से फिर क्या होगा कि बैड और बैक्स दो मॉलिक्यूल, जैसा कि हमने बताया था कि ये क्या करते हैं, चैनल का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्योंकि ये जो BCL2 और BCL-XL था, इसने इन प्रोटीन को भी इनहिबिट करके रखा था, जो कि प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन थी। तो ये चैनल भी नहीं बना पा रही थी। तो जब ये इनहिबिट हो गया तो ये चैनल भी बना पाएंगी और इस तरीके से आगे ये एंटी एपोप्टोसिस भी शो नहीं करेंगी। तो ये चैनल का फॉर्मेशन हो जाएगा और चैनल फॉर्म होगा तो साइटोक्रोम C रिलीज होगा। साइटोक्रोम C रिलीज होगा तो क्या होगा कि फिर एपोप्टोसिस, मतलब जैसा हमने बताया कि क्या होगा, FF साइटोक्रोम C पे बाइंड करेगा और FF में क्या होगा, कार्ड डोमेन रिलीज हो जाएगा जैसे कि वो बाइंड किया हुआ था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये FF है। FF में ये कार्ड डोमेन क्या हो रहा है, ये कार्ड डोमेन इस तरीके से यहाँ पे इनहिबिटेड है तो इसको रिलीज करा दिया जाएगा। जैसे साइटोक्रोम C बाइंड करेगा, ये कार्ड डोमेन रिलीज हुआ, ATP की हाइड्रोलिसिस होगी और ये हेप्टामर बनेगा। प्रोकैस्पेजेस को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा, प्रोकैस्पेज एक्टिवेट हो जाएंगे और एक्टिवेट होने के बाद अपने डाउन स्ट्रीम प्रोकैस्पेजेस को एक्टिव करके कैस्पेजेस के फॉर्म में चेंज कर देंगे और इस तरीके से एपोप्टोसिस हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस था एपोप्टोसिस का। तो आई थिंक ये इंट्रिंसिक पाथवे है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे की। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।